हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जीके के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको लास्ट में 20 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको लास्ट में बताना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप उसे नोट ज़रूर करें, ताकि अगर किसी दूसरे सेट में अगर वह क्वेश्चंस मिले तो वहाँ पर वो गलत ना हो पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें चलना है। देखिए, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। देखिए, ये पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो नीला ग्रह दोस्तों इसमें से किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पृथ्वी। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंगल को क्या कहते हैं, तो मंगल को क्या कहते हैं दोस्तों, लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मंगल के दो यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस। फोबोस और डिमोस, ये दोस्तों किसके उपग्रह हैं, तो ये मंगल के ग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ये दो उपग्रह हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं, तो ये मंगल के उपग्रह हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानामीड है दोस्तों, ज्ञानामीड। तो ये किसका उपग्रह है, ये बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानामीड, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानामीड है जो बृहस्पति का उपग्रह है। अब देखिए, शनि का एक यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर उपग्रह है टाइटन पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन यहाँ पर शनि का उपग्रह है। और पृथ्वी का उपग्रह आपको पता होगा कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। तो इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि वायुमंडल में अल्ट्रा वायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन अवशोषित करता है। तो वायुमंडल में जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं यानी जो विकिरण आती है उन्हें कौन अवशोषित करता है, तो वो दोस्तों यहाँ पर जो अवशोषित करता है उसे क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरण को यहाँ पर अवशोषित करता है। ओजोन को यहाँ पर जो रासायनिक फार्मूला O3 होता है, तो ओजोन O3 लिखते हैं इसको। अब देखिए, ओजोन पूछा जाता है कि ओजोन किस परत में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि ओजोन दोस्तों आपका समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ये आपको याद रखना है कि ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। तो ये हुए आपके प्रश्न कि अल्ट्रावायलेट विकिरण कौन अवशोषित करता है, ओजोन अवशोषित करता है। ओजोन का रासायनिक फार्मूला O3 होता है। अब देखिए, किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन। ये आपको यहाँ पर याद रखना था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण की गंगा, देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है कि दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, तो गोदावरी और कावेरी में यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। देखिए, तो इसका जो दक्षिण की गंगा, अगर आपसे दक्षिण की गंगा पूछे तो दक्षिण की गंगा कौन है, गोदावरी है। दक्षिण की गंगा गोदावरी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी। अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे, दक्षिण की गंगा गोदावरी, और अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो ये आपका कावेरी हो जाएगा। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी होती है, दक्षिण की गंगा गोदावरी होती है। ये आपका प्रश्न था। अब देखिए, पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की पूछे या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गोदावरी आपकी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर भारत में पूछे दूसरी सबसे लंबी नदी, तो भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी, और अगर भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तब भी गोदावरी होगा। यानी पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। अब देखिए, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर गोदावरी को। तो ये प्रश्न को आपको यहाँ पर याद रखना था। देखिए, कितने प्रश्न हुए, दक्षिण भारत की गंगा तो वो आपका कावेरी है, जिसमें भारत लग जाएगा वो आपका कावेरी होगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी। वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। और यहाँ पर भारत में दूसरी सबसे लंबी नदी ये भी कौन है, गोदावरी नदी है। तो इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए अगला प्रश्न है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पर आपको बताना जो रिकेट्स रोग होता है वह किसकी कमी से होता है। देखिए विटामिन ए की, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जो रिकेट्स होता है दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपको अब यहाँ पर बताना है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग। देखिए विटामिन ए की कमी से यहाँ पर क्या होता है? विटामिन ए की कमी से यहाँ पर रतौंधी होता है, ये आपको याद रखना है। रतौंधी पूछा जाता है एग्जाम में कि रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। ये आपको याद रखना है कि बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से यहाँ पर बेरी बेरी होता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए इनके रासायनिक नाम भी यहीं पर देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। थायमीन किसका नाम होता है रासायनिक? यहाँ पर थायमीन, तो थायमीन हो जाएगा। थायमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम यहाँ पर क्या है? थायमीन हो जाएगा। अब देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं कि एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये आपका हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। तो इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं दोस्तों कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अब इनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल। तो ये प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों और किसने बनवाया था? तो देखिए चार मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब शाह। किसने बनवाया था? कुतुब शाह ने बनवाया था चार मीनार को, कुतुब शाह। तो कुतुब शाह ने दोस्तों चार मीनार को बनवाया था। ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल विभाजन दोस्तों किस वर्ष हुआ था? बंगाल विभाजन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों किसने किया था? तो करजन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत की रचना की गई यानी किसके द्वारा की गई, ये आपको बताना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक, यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा। तो पद्मावत दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। ये आपको याद रखना है कि पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश दिया था। तो यहाँ पर हम दोस्तों बुद्ध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन्हें भी देख लेंगे साथ में। तो बुद्ध का देखिए पहला धर्मोपदेश यानी बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो बुद्ध का जो पहला, सबसे पहले देखिए इनके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। ये आपको पता होगा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी हुआ था। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम यहाँ पर इनके शुद्धोधन था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। और यहाँ पर महामाया इनकी क्या था? माता का नाम था। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। अब देखिए बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। अब इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी के नाम यशोधरा था। पत्नी का नाम यशोधरा। पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम राहुल था। अब देखिए 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया यानी घर को त्याग दिया था। गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। तो अब जो इन्होंने घर को त्यागा था उसे क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो गृह त्याग को, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ये आपको याद रखना है। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। अब देखिए पूछा जाता है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें देखिए बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे,
बोध गया में बोधि वृक्ष क्या था, पीपल का वृक्ष था, उसे बोधि वृक्ष नाम दिया गया था। तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, और दोस्तों निरंजना नदी, जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना नदी के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए कहाँ पर, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी पर, निरंजना या जिसे फाल्गु नदी भी कहते हैं, निरंजना फाल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए वहाँ पर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, सारनाथ में। वही हमसे पूछा है कि पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। तो इन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया। अब देखिए इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये क्वेश्चन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर धम्म कहा है, धर्म नहीं धम्म। तो धम्म चक्र प्रवर्तन उनके पहले उपदेश को कहा जाता है। कहाँ पर दिया था पहला उपदेश, सारनाथ में। अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई वह कहाँ पर हुई, तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए इनकी मृत्यु को यहाँ पर बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण। ये आपको याद रखना है कि महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण इनके यहाँ पर मृत्यु को कहा जाता है। तो देखिए जब इन्होंने घर छोड़ा तो उसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। पहला उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जब इनकी मृत्यु हुई उसे क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, यानी पीपल का वृक्ष था, और निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन प्रश्नों को यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। तो भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर। ये भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भारत नेपाल की सीमा पर है कंचनजंगा, ये भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। अब विश्व का सबसे ऊंची चोटी या तो वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये आपको याद रखना, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अजंता एलोरा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है, तो अजंता एलोरा गुफा मंदिर ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में हुए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का भ्राताओं द्वारा की गई। तो हरियर बुक्का ने किस राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विजयनगर की स्थापना इन्होंने की थी, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक में। तो विजयनगर की इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में किसका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसकी जयंती थी, तो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी यहाँ पर क्या थी, जयंती दिवस के यानी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। अब देखिए ये कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे, राष्ट्रपति थे। यानी डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद, दूसरे राष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले यहाँ पर उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आपको याद रखना है कि पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो उम्मीद है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 5 सितंबर को इनका जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के उन्हीं के यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो एलन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। किसने, ह्यूम ने, एलन ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब देखिए पूछा है इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। इन्हें किस आंदोलन की अध्यक्षता की, तो इन्होंने जो यहाँ पर कोलकाता में इसका हुआ था, तो उसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। तो अब देखिए यहाँ पर
भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बात करें अगर हम सरोजिनी नायडू की, तो पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की यहाँ पर थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। अब पूछा जाता है सुचेता कृपलानी से। देखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो ये सुचेता कृपलानी थी। किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की ये भी थी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। ये आपको याद रखना है। ठीक, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो ये आपको इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि गदर आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर गदर आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ चलाया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने जो पहला किसान आंदोलन चलाया था वह आपका चंपारण में चलाया था, बिहार में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए शुंग राजवंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर शुंग जो राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग राजवंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि महान संत कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों संत कबीर जो थे वह किसके शिष्य थे? तो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी रामानंद के यहाँ पर शिष्य थे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, लोथल एक स्थल है जहाँ निम्न सभ्यताओं में से किसकी गोदी पाई जाती थी? गोदी मतलब दोस्तों बंदरगाह। तो लोथल एक स्थल है जहाँ निम्न में से सभ्यताओं में से किसकी गोदी? तो किस सभ्यता का जो बंदरगाह था वह लोथल था? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों यहाँ पर था, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। अब पूछा जाए लोथल कहाँ पर है? तो लोथल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था लोथल, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये गंगा हो जाएगी, भारत की सबसे लंबी नदी। लेकिन यहाँ पर जो विश्व की पूछा है तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और दोस्तों क्लास कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।